ओके, तो सैंपल पेपर डिस्कशन का हमारा ये आज चौथा पार्ट है, ठीक है, साइंस सैंपल पेपर डिस्कशन का, जहां पे हमने प्रीवियस जो है वीडियोस में बाकी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। और इस सेशन का मतलब यही है, ये जो हम सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो, जब भी आपका सेल्फ रिवीजन हो, तो आप जो है सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस को फिर से देखें, कैसे उनको सॉल्व करना है उसको समझें, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को गुड इवनिंग वर्कआउट करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 19 में, और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन थे, पिछले वीडियोस में ये सीरीज चल रही है इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, जिसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन है, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और उसके ऊपर क्वेश्चंस है, ठीक है, और उन क्वेश्चंस में से कुछ हमें सेलेक्ट करके क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो अब यहां पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में, और ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन को पढ़ें और जो है सॉल्व करें, जो भी इसके पार्ट्स दिए हुए, यानी 5 पार्ट्स है तो 4 पार्ट्स आपको करने हैं, इस टाइप से हमें उसको वर्कआउट करना है। क्लियर? देखो यहां बोल रहा है सुमति वांटेड टू सी द स्टार्स ऑफ द नाइट स्काई, तो ऑब्वियसली वी नीड फॉर दैट द टेलीस्कोप्स। अब आगे क्या बोल रहा है, शी नोज दैट शी नीड्स अ टेलीस्कोप टू सी दोस डिस्टेंस स्टार्स। शी फाइंड्स आउट दैट द टेलीस्कोप्स व्हिच आर मेड ऑफ लेंसेज आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स, यानी कि उसके अंदर लेंसेज यूज्ड हैं, एंड ऑब्वियसली लेंसेज इज गोइंग टू रिफ्रैक्ट द लाइट, वो रिफ्रैक्शन कॉज करेगा, मींस बेंडिंग ऑफ लाइट होती है लेंसेज के थ्रू, मिरर्स पे रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, एंड द ones which are made of mirrors are called reflecting microscope, okay, सॉरी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स, जहां पे हमारा जो है मिरर्स लगे होते हैं जिन टेलीस्कोप्स में, उनको हम रिफ्लेक्टिंग बोलते हैं, जिनमें लेंसेज लगे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द रिफ्रैक्टिंग माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप, सॉरी, ठीक है। सो शी डिसाइडेड टू मेक अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, उसने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बनाने का सोचा। अब जैसे ही आप इस टेलीस्कोप को देख रहे हैं, देखो यहाँ पे दो लेंसेज है, वन इज L1 which is a larger lens and it's a convex, and one is L2 which is a smaller lens and this is also convex. This smaller lens is towards the eye and this larger lens is towards the object, ठीक है, which we have to see, basically the stars, okay. Now आगे ये बोल रहा है कि she bought two lenses L1 and L2, okay, L1 and L2, out of which L1 was bigger and L2 was small. मैं थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर रहा हूं ताकि आप लोग को और क्लियर दिखे। Okay, now the larger lens gathers and bends the light while the smaller lens magnifies the image, यानी कि larger lens जो है वो किस लिए है, ये lens बड़ा क्यों लगा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट वो गैदर कर सके, उसको गुड इवनिंग कन्वर्ज कर सके, और स्मॉलर लेंस पे उस लाइट को फोकस कर सके, ताकि हम वो मैग्निफाइड इमेज देख सकें, ठीक है। Big thick lens are more powerful obviously, so to see far away she needed a big powerful lens, यानी उसको ज्यादा दूर देखना था, इसलिए उसको एक बड़ा लेंस चाहिए था, ठीक है। Unfortunately, she realized that a big lens is very heavy. अगर बड़ा लेंस वो लगाएगी तो टेलीस्कोप भारी भी हो जाएगा, ओके। आगे ये बोल रहे हैं heavy lenses are hard to make and difficult to hold in the right place, यानी कि अगर बड़े लेंस की बात करें, हैवी लेंस की बात करें, तो उनको बनाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, और वो एक जगह टिके रहें वो भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट व्हिच इज गिवन हियर। नाउ नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि ऑल्सो सिंस द लाइट, अच्छा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो ना, हमेशा याद रखना बेटा कि ये देखो लेंसेस की बात कर रहा है, तो फौरन आपका दिमाग आपके एनसीईआरटी के टॉपिक लेंसेस पे चला जाना चाहिए। वहां पे हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा, इमेज फॉर्मेशन अभी रिवीजन में देखेंगे, ऑलरेडी हम वो चीज पढ़ चुके हैं, रिवीजन भी इत्तेफाक से साथ में चल रहा है।
तो उसी पे जाना चाहिए। जितना भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो, इधर उधर डेविएट होने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट फोकस ऑन द टॉपिक ही व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, यही सैंपल पेपर का मकसद है कि आप जान सके कि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन सिर्फ आपको इधर उधर डेविएट करने के लिए है, बाकी इट इज टॉकिंग अबाउट सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो यहां पे अगर हम बात करें, लाइट इज पासिंग थ्रू द लेंस, द सरफेस ऑफ द लेंस हैज टू बी एक्सट्रीमली स्मूथ। ओके, एनी फ्लॉज इन द लेंस विल चेंज द इमेज। अगर जरा सा भी लेंस खराब होगा तो इमेज क्या होगी, दैट विल गेट चेंज। इट वुड बी लाइक लुकिंग थ्रू अ डर्टी विंडो, यानी लेंस अगर आपका खराब होगा या गंदा होगा तो आपको क्लियर इमेज नहीं दिखाई देगी। यहां तक इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। अब आगे ये बोल रहे हैं, नाउ क्वेश्चन स्टार्ट्स, बेस्ड ऑन द डायग्राम शोन what kind of lenses would Sumati need to make the telescope? तो obviously lenses जो उस टेलीस्कोप में लगे हुए हैं वो कौन से lenses थे? Convex lenses. That is a simple answer. Isn't that simple? Yes or no? इतना सब कुछ डायग्राम, इतना लंबी चौड़ी स्टोरी, और जब क्वेश्चन किया गया तो देखो वो कह रहा है कि सुमति ने कौन से लेंसेज यूज किए। You can see that it is she has used what the convex lenses. Now coming to the next. आगे क्या बोल रहा है, देखो ये कह रहा है कि इफ द पावर्स ऑफ द लेंसेज L1 एंड L2, यानी L1 छोटा वाला लेंस था, दैट इज L1, और L2 जो था वो बड़ा वाला लेंस था, तो ये कह रहा है कि इसके जो पावर है, यानी पावर ऑफ लेंस 1 इज टू पावर ऑफ लेंस 2 इज 4:1, तो इसके फोकल लेंथ का रेशियो क्या होगा? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ? ठीक है, अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, P1 बाई P2 इज इक्वल टू 4/1, ये गिवन। हम ये जानते हैं कि पावर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन दिया होता है। अगर फोकल लेंथ मीटर में दी हुई है तो फॉर्मूला हम यूज करते हैं P इज इक्वल टू 1/f। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है तो पावर का फॉर्मूला हम यूज करते हैं 100/f। ठीक है, इन दोनों से हमने ये देखा कि जो फोकल लेंथ है वो पावर का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब फोकल लेंथ कम होगा तो पावर बढ़ेगी, फोकल लेंथ ज्यादा होगा तो पावर घटेगी। तो अब हम यहां पे ये लिख सकते हैं 1/f1, P1 की जगह 1/f2 इज इक्वल टू 4:1, यानी 4/1। अब देखो, अब यहां पे क्या है, एक रिलेशन होता है A/B होल अपॉन C/D, तो A D से मल्टीप्लाई होता है, तो यहां पे 1/f2 से मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये मैथमेटिकल रिलेशन है, और B C से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो देखो f2/f1 क्या हो गया, दैट इज 4/1। ठीक है, यानी f2 ऊपर आ जाएगा, f1 नीचे आ जाएगा, तो 4/1 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस f1/f2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1/4, क्योंकि ये पूछ रहा है फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 इज टू लेंस 2, तो जाहिर सी बात है ये पूछ रहा है f1/f2। तो जब f2/f1 हमने कैलकुलेट किया, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है f1/f2, तो f1/f2 क्या हो जाएगा, 1/4, तो आंसर हमारा B होगा, दैट इज 1:4। कोई कंफ्यूजन इसमें? वॉइस का इशू सबको आ रहा है, लेट मी चेक। हेलो, नहीं बेटा वॉइस सही है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये पूछ रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विथ अ लेंस। ठीक है, यानी कि मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है जब हम लेंस से इमेज को ऑब्टेन करते हैं। ओके, और हमने पढ़ा था मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u या फिर hi/h0 होता है। इसी तरह लेंस में क्या होता है, v/u या फिर hi/h0 होता है। अब यहां पे हम ऑप्शन देखें, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सही लग रहा है, लेकिन बाकी तीन को भी देखते हैं। डबल द फोकल लेंथ, ठीक है, तो देखो यहां पे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विथ अ लेंस, एक जनरल क्वेश्चन किया है कि लेंस से ऑब्टेन होने वाला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो डबल द फोकल लेंथ, दिस इज इनकरेक्ट। इनवर्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या मैग्निफिकेशन जो है 1
बाय आर, ये नो। इनवर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का इनवर्स होता है। तो फॉर्मूला तो ये नहीं है ना, ये तो रिलेशन पूछ रहा है, पॉइंट को समझिएगा, ये तो रिलेशन बता रहा है। यहां पे क्या पूछा जा रहा है? फॉर्मूला। यहां पे रिलेशन नहीं पूछा जा रहा है, पॉइंट को समझ रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ओके, तो यहां पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि फॉर्मूला पूछ रहा है, तो दैट विल बी द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटा ये समझ में आया कि ये ऑप्शंस रॉन्ग क्यों हैं? क्योंकि यहां पे फॉर्मूला पूछा गया था, लेकिन ये सी और डी रिलेशन बता रहा है सिर्फ, नॉट फॉर्मूला। तो इस तरीके से आपको स्लाइड कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे सकते हैं। इसीलिए जब भी कोई एमसीक्यू टाइप का है तो चारों ऑप्शन को जरूर अच्छे से पढ़ें, जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन से आपको हिंट दिया है। ठीक है, इट इज टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला, वी आर नॉट गोइंग टू गेट कंफ्यूज। हम कंफ्यूज नहीं होंगे ऑप्शन से, हम अपने कॉन्सेप्ट में कॉन्क्रीट हैं और उसी के अकॉर्डिंग वर्कआउट करें। ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन। हम यहां पे सारे ऑप्शंस को देखेंगे, हालांकि बोर्ड में आपको सिर्फ इन पांचों में से चार को सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन हम यहां पे पांचों को डिस्कस करेंगे। ये बोल रहा है सुमिति डिड सम प्रीमिरली एक्सपेरिमेंट, यानी कि शुरू में उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया विद द लेंसेज एंड फाउंड आउट दैट द मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस, ठीक है, इज 3। If in her experiment with L2, she found an image at 24 centimeter from the lens. अब देखो, बहुत ध्यान से समझना, ये सिंपल कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि जो हमारे टेलीस्कोप में है, क्योंकि उसने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बनाया था। तो ये कह रहा है कि अगर उस लेंस जो आई पीस है, ठीक है, उसका जो लेंस है, उसका जो मैग्निफिकेशन है वो 3 है। अब याद करो, मैग्निफिकेशन 3 का मतलब क्या हो गया? ठीक है, यस, मैग्निफिकेशन 3 का मतलब क्या हो गया? कि वो जो लेंस है वो इमेज को 3 गुना बड़ा करके दिखाएगा। इज दैट क्लियर? मैग्निफिकेशन 3 का मतलब यही हुआ ना। देखो, एच आई बाई एच नॉट होगा ये, विच इज इक्वल टू 3। इसका मतलब इमेज जो है वो 3 गुना है ऑब्जेक्ट की हाइट से। यस और नो? मैग्निफिकेशन का मतलब यही होता है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब इमेज 2 गुना बड़ी है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 100 है, इसका मतलब इमेज 100 गुना बड़ी है। यही मतलब होता है डायरेक्ट इसका। ठीक है, ओके, तो यहां पे कह रहा है कि मैग्निफिकेशन 3 है और जो इमेज है वो 24 सेंटीमीटर दूर बन रही है, यानी कि लेंस से जो इमेज है वो 24 सेंटीमीटर। तो v यहां पे क्या है? 24 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर होगा। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि मैग्निफिकेशन का रिलेशन इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का क्या होता है? दैट इज v बाय u। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन 3 है, ओके, इमेज डिस्टेंस 24 है, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। तो देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दैट विल बी 24 बाई 3, दैट मींस 8 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? तो यहां पे ऑप्शन क्या होगा? सी। ठीक है, तो सिंपल अपने कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहिए, उसी को सोचिएगा कि क्या पूछ सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है? सुमति बॉट नॉट सो थिक लेंसेज, यानी कि उसने क्या किया? मतलब थिक लेंसेज नहीं, उसने थिन लेंसेज जो है वो खरीदे अपने माइक्रोस्कोप के लिए फॉर द टेलीस्कोप एंड पॉलिश देम, उसको पॉलिश किया ताकि स्मूथनेस आ जाए और इमेज फॉर्मेशन अच्छी हो। What advantages if any would she have with her choice of lenses? उसको क्या एडवांटेज मिलेगी अगर वो जो लेंस खरीद रही है वो मोटे लेंस अपने माइक्रोस्कोप के लिए नहीं खरीद रही है, पतले लेंस खरीद रही है। ठीक है, ओके, तो यहां पे ये बोल रहा है कि नंबर 1, शी विल नॉट हैव एनी एडवांटेज। कोई एडवांटेज उसको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड पूछ रहा है थिकर लेंसेज वुड हैव मेड द टेलीस्कोप इजियर टू हैंडल। नहीं, जितना आप लेंस को थिक करते चले जाओगे उतना लेंस हैवी होता चला जाएगा, तो इजियर टू हैंडल तो नहीं होगा, मतलब परेशानी होगी। दैट विल बी बी, क्योंकि यहां पे किसकी बात कर रहा है? एडवांटेज, तो भारी होना और उसको जो है इजीली हैंडल करना,
क्योंकि ये पहले ही स्टेटमेंट गलत बोल रहा है, भारी लेंस हो जाएगा तो इजीली कहां आप टेलीस्कोप के हैंडल कर पाओगे, नो। नेक्स्ट, नॉट सो थिक लेंसेज वुड नॉट मेक द टेलीस्कोप वेरी हैवी, ये लग रहा है कि हाँ वो हैवी नहीं होगा। एंड ऑल्सो अलाउ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास, यानी कि अगर आप चौड़ा यानी कि पतला और लंबा लेंस लेंगे तो ज्यादा लाइट पास करेगी टेलीस्कोप के थ्रू, ठीक है। तो दिस इज द ऑप्शन हो सकता है, बट डी को भी हम देखेंगे। Not so thick lenses will give her more magnification. हाँ भाई, अब ये बताओ, इस पे डिस्कस करते हैं। यानी जो पतले लेंसेज होंगे उसको ज्यादा मैग्निफिकेशन देंगे। अब देखो, पावर क्या होता है, 1/f, यानी जितना फोकल लेंथ ज्यादा उतना पावर कम, यानी फोकल लेंथ अगर ज्यादा है पावर कम हो जाएगी, ठीक है। और मैग्नीफाई, पावर कम का मतलब अगर लेंस का पावर कम है इसका मतलब मैग्निफिकेशन कम होगा ना, यस और नो। पावर अगर लेंस का कम है तो मैग्निफिकेशन कम होगा, यस और नो। भाई चश्मे का पावर कम है तो जाहिर सी बात है मैग्निफिकेशन कम होगा। अरे कैसे, पावर का मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज। ठीक है, तो अब यहां पे बहुत ध्यान से दो, देखो पतले जितने लेंसेज होते हैं इनका फोकल लेंथ ज्यादा होगा, होगा। और जितने मोटे लेंसेज होंगे इनका फोकल लेंथ कम होगा। तो पतले लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब पावर कम होगी, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन कम होगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब नॉट सो थिक लेंसेज विल गिव हर मोर मैग्निफिकेशन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। यस, 1 मार्क क्वेश्चन है, हर पार्ट 1 मार्क का है। हाँ भाई, सबको समझ में आ गया ये 19th पार्ट कॉन्सेप्ट कौन सा यहां पे यूज हुआ है। एवरीवन एवरीवन बेटा, बी वाला, देखो बी में क्या बोल रहा है, बी में ये बोल रहा है थिकर लेंसेज वुड मेक द टेलीस्कोप इजियर टू हैंडल। देखो इजियर कैसे हो जाएगा, जितना थिक लेंस होगा उतना भारी हो जाएगा ना, उसको भारी भी तो नहीं करना अपने टेलीस्कोप को। तो इसलिए ये पॉइंट जो होगा दैट इज नॉट करेक्ट। नहीं, ऑफलाइन कोई नहीं है, ओके। अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहां पे भी ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अब यहां पे क्या बोल रहा है, अ सोलेनॉइड, अब जैसे ही सोलेनॉइड बोला है तो सोलेनॉइड को दिमाग में ले आओ, ठीक है। सोलेनॉइड क्या होता है, एक इंसुलेटेड सिलेंड्रिकल रॉड है, इंसुलेटेड, इंसुलेटेड का मतलब क्या हो गया कि कंडक्टर नहीं है, और उसके ऊपर से अगर हम क्या करेंगे, कॉइल को, यानी उसको कॉइल करेंगे और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो दैट विल बिकम अ सोलेनॉइड। ये हमने सोलेनॉइड में पढ़ा था, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, इज अ लॉन्ग हेलिकल कॉइल ऑफ वायर थ्रू विच अ करंट इज रन इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। हमने स्टडी किया था जब इस सोलेनॉइड से करंट को हम पास करेंगे तो इसके थ्रू क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी दैट विल फॉलो द एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ अ बार मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट की तरह ये पैटर्न को फॉलो करेगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड इज द सुपरपोजिशन ऑफ द फील्ड्स ड्यू टू द करंट थ्रू ईच कॉइल, कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कॉइल की वजह से, कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है यानी फ्लो कर रहा है उसकी वजह से, दैट इज 100% करेक्ट।
It is nearly uniform inside the solenoid and close to zero outside and similar to the field of a bar magnet having a north pole at one end and south pole at the other end depending upon the direction of current flow. ये वही चीज कह रहा है जो मैंने बोला कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो एकदम बार मैग्नेट को फॉलो करेगी. सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म फील्ड होगी, सोलेनॉइड के बाहर इट विल फॉलो द सेम पैटर्न. इट विल हैव वन एंड नॉर्थ एंड वन एंड साउथ, यानी कि जो सोलेनॉइड का एंड होगा एक एंड नॉर्थ होगा एक एंड साउथ होगा. वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट पे, जो कि हमने फेस रूल को स्टडी किया था. ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द सोलेनॉइड इज डिपेंडेंट ऑन अ फ्यू फैक्टर्स. यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैं बाकी चीजें हटा दूं क्योंकि अब ये सारी बातें हो गई, सारी स्टोरी हो गई. अब आते हैं मेन पॉइंट पे. द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस in the solenoid is dependent on few factors such as current. ये हमने देखा भी था, याद आ रहा है सबको? Magnetic field is directly proportional to I. Magnetic field is directly proportional to the number of current, number of that is coil. याद आ रहा है? ये हमने किया था. हाँ, ठीक है. एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी जितना आप टर्न्स बढ़ाते चले जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी. जितना आप करंट बढ़ाते जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी. एंड वाइस वर्सा कि अगर आप करंट की स्ट्रेंथ कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी. यहां तक ये बोला. ठीक है, अब आगे बोल रहा है. द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन्ड बाय अ रिसर्चर व्हाइल डूइंग एन एक्सपेरिमेंट टू सी द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू करंट इन द सोलेनॉइड. ठीक है, अब ये जो उसको ग्राफ मिला तो देखो ग्राफ कैसा मिला? स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? दैट इज ओम्स लॉ में भी हमें मिला था स्ट्रेट लाइन. ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा, या जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, वाइस वर्सा. तो इसी तरीके से जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है. इसी वजह से हमें यहां पे क्या मिल रहा है? स्ट्रेट लाइन. इज दैट क्लियर? यहां तक हमने समझ लिया क्वेश्चन को. अब क्वेश्चन जो पार्ट्स हैं उसको आगे समझते हैं. Now what it is saying, which type of energy conversion is observed in a linear solenoid? किस तरह का एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है? मैकेनिकल टू मैग्नेटिक हो रहा है, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक हो रहा है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल हो रहा है, या मैग्नेटिक टू मैकेनिकल हो रहा है? कौन सा एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है? Which option? A, B, C or D? Let's see. सब लोग आंसर करेंगे. everyone. डोंट वरी, गलत हो सही हो डोंट वरी, हम यहां पे अपने आप को करेक्ट ही करने आए, अपने कॉन्सेप्ट को करेक्ट ही करने आए. अब देखो यहां पे क्या रिलेशन है? करंट और मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मतलब आप करंट दे रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है. मींस देयर इज अ कन्वर्जन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक. दैट इज ऑप्शन बी. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट. आगे क्या बोल रहा है? What will happen if a soft iron bar is placed inside the solenoid? ये कह रहा है कि अगर एक आयरन बार को हम सोलेनॉइड के अंदर रख दें तो क्या होगा? The bar will be electrocuted resulting in short circuit. ऑप्शन 1 2 में मैकेनिकल का मतलब बेटा कि वर्क, कोई काम किया गया, मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि अगर सोलेनॉइड में हमने सॉफ्ट आयरन बार रख दिया तो क्या होगा? नंबर 1, द बार विल बी इलेक्ट्रोक्यूटेड रिजल्टिंग इन शॉर्ट सर्किट. दूसरा, द बार विल बी मैग्नेटाइज्ड एज लॉन्ग एज देयर इज करंट इन द सर्किट. थर्ड, द बार विल बी मैग्नेटाइज्ड परमानेंटली. एंड द फोर्थ, द बार विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी मींस. चलिए देखिए कौन क्या क्या ऑप्शन दे रहा है. अगर हमने सॉफ्ट आयरन बार जो है सोलेनॉइड के अंदर रख दिया, सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है. ओके, सबका वेरिएबल आंसर आ रहा है.
आप देखो सरप्राइज हो जाओगे। अब मैं बताऊंगा सबका वेरिएबल आंसर क्यों आ रहा है और आप क्या सोच रहे होगे, ठीक है। देखो ऑप्शन बी, द बार विल बी मैग्नेटाइज्ड। क्यों ऐसा, वाई? देखो आपने सॉफ्ट आयरन बार को रखा है, सॉफ्ट आयरन बार, ठीक है। और अगर सोलेनॉइड के अंदर आप उसको रखोगे तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। जब तक कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो वो जो सॉफ्ट आयरन बार है वो मैग्नेटाइज होगा, इलेक्ट्रोक्यूट तो नहीं हो सकता ना। शॉर्ट सर्किट कैसे हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट अगर होगा तो दैट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट द करंट, करंट फ्लो कर रहा है, एसी करंट फ्लो कर रहा है, फेज न्यूट्रल। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, यहां पे तो डीसी करंट फ्लो कर रहा है। दूसरा ये कह रहा है द बार विल बी मैग्नेटाइज परमानेंटली, ठीक है। परमानेंटली का मतलब क्या हो गया कि हमेशा, यानी वो जो सॉफ्ट आयरन बार है वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, इतनी आसानी से परमानेंट मैग्नेट नहीं प्रिपेयर हो जाते, ठीक है। और ये कह रहा है बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा भी नहीं होगा। जब हमने सॉफ्ट आयरन बार रख दिया है उसके अंदर, वहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो इट विल मेक इफेक्ट ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर, इट विल, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इट विल बी मैग्नेटाइज्ड, वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। और जब तक कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रिक करंट ऑफ होने के बाद वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, दैट विल बी एक्टिंग लाइक अ सॉफ्ट आयरन बार। ओके, चलो अब नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड आर सिमिलर टू दैट ऑफ, यानी सोलेनॉइड के अंदर, तो सोलेनॉइड के अंदर हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ओके। तो सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग लूप, हम पहले ही बता चुके हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह बिहेव करेंगी, जैसे कि बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को हमने अच्छे से देखा था, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न हमें बार मैग्नेट में मिलता है, वैसे ही हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न सोलेनॉइड में मिलेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे कह रहा है आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ अ स्टूडेंट राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ग्राफ देखने के बाद एक स्टूडेंट इन स्टेटमेंट्स को लिखता है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, अच्छा इस बार बहुत अच्छी चीज एक ये हुई है, आगे क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन मुझे ये अच्छा हुआ है कि जब भी आप कोई केमिकल इक्वेशन लिखें, ठीक है, बोर्ड ने आपके लिए आसान इस बार ये कर दिया, कोई केमिकल इक्वेशन लिखें और आप श्योर नहीं है कि उसका स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं काटेगा बोर्ड, एकदम साफ बोल दिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी आप श्योर नहीं हो कि आप जो केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो, केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो, ठीक है, तो उसका स्टेट क्या है, मतलब वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, इफ यू आर नॉट श्योर डू नॉट राइट। हाँ, बैलेंस्ड जरूर होना चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। स्टेट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, यहां पे क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यानी उसने ये स्टेटमेंट लिखा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी करंट कम मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये सही है। Magnetic field produced by the solenoid is directly proportional to the square of the current, यानी ये कह रहा है कि B is directly proportional to I square, ठीक है। दूसरा, चौथा, the magnetic field produced by the solenoid is independent of the current। अब यहां पे ये चीज कंफ्यूज कर रही है आई स्क्वायर, लेकिन ऑलरेडी हम अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि B is directly proportional to I and B is directly proportional to number of 10, that is B is directly proportional to Ni.
ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट, दैट इज डायरेक्टली, अच्छा स्क्वायर ऑफ द करंट की अगर हम बात करें कि स्क्वायर ऑफ द करंट होता, एक चीज मैं आपको दिखाऊं, अगर स्क्वायर ऑफ द करंट होता ना, तो बेटा ये आपको स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं मिलती। पॉइंट समझ में आया? जैसे मान लो क्यू, क्या मतलब हुआ, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, बी इज प्रोपोर्शनल टू आई का मतलब क्या होगा। ठीक है, मान लो 0.2 एम्पियर करंट है, तो वहां पे 2 पॉइंट या 3 मिली टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड है, 0.2 पे 3, उसके बाद 0.4 पे फॉर एग्जाम्पल 7, मतलब ये मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पे ग्राफ में अगर देखें तो यहां पे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है, थोड़ा सा नीचे आएगा यहां पे इस जगह पे अगर एग्जैक्टली हम बात करें। ठीक है, तो अगर मैं कहूं B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, अगर करंट 2 एम्पियर है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके स्क्वायर, यस नहीं, ये सैंपल पेपर सिर्फ 70% सिलेबस से, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा, जैसे आपने पढ़ा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब क्या हो गया, 1 एम्पियर करंट है तो उस पर 2 वोल्ट होगा, 2 एम्पियर करंट है तो उस पर 4 वोल्ट होगा, ये इंक्रीमेंट दिखाई देगा, तभी आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है। अगर किसी तरह से आप मतलब ये रिलेशन होता, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, 1 एम्पियर करंट का अगर 2 वोल्ट है तो 2 एम्पियर करंट का कितना होता है स्क्वायर, दैट इज 8 वोल्ट अराउंड, वो डिपेंड करता है यहां पे प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल साइन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्ट्रेट लाइन है वो स्क्वायर रिलेशन में नहीं आती, वो सिंपल रिलेशन में आती है। तो इसीलिए यहां पे जो आपका दिया हुआ है कि स्क्वायर के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज ओनली 2, एंड वी कैन चेक इट विद द आंसर शीट ऑल्सो, एक बार चेक कर लेते हैं, यस दैट इज ओनली 2। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट जो बोल रहा है कि नेक्स्ट वन, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं, वेट अ सेकेंड, क्योंकि वो पूरा जो, वेट अ सेकेंड, तो मुझे पूरा वैल्यूज बनानी पड़ेगी, इससे अच्छा है मैं इमेज को ही, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, यस वही मैं कह रहा हूं, जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन है बेटा सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, देखो हम पहले ही जान चुके हैं कि करंट के प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के नहीं, ये हमारा कॉन्सेप्ट एकदम श्योर है, ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ आपके सेटिस्फैक्शन के लिए, आप लोगों के सेटिस्फैक्शन के लिए, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर ग्राफ। हम्म, 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 हम्म।
शायद यहाँ पे मिल जाए, असल में यहाँ पे मिक्स करके दिया हुआ है। प्रोपोर्शनल साइन कैसे वहां पे मैं ओके चलो, अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, फिर मैं आपको शो करूंगा, ठीक है। वो हमने, आप जो है वाइज आप ऐसे भी बना सकते हो, घर पे भी एक बार देख सकते हो, कोई भी आप रिलेशन, दैट इज वाई इज रिलेटेड टू एक्स स्क्वायर या वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। वाई की वैल्यू 1 है या एक्स की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी 1। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी 4। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी 9। तो वहां पे आपको क्या दिखाई देगा, देयर विल बी ए स्टीप, यानी कि एकदम आपको एक स्टीप स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई देगी, न कि लाइक दिस जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद द फैक्टर ऑफ 1 ओनली, ठीक है, जो यहां पे है दिस वन, जैसा कि यहां पे ग्राफ है। और वैसे भी हम जानते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, न कि करंट के स्क्वायर के। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अ टाइम ऑन दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे मिक्सअप सब है तो वो क्लियर वहां पे समझ नहीं आएगा। इट विल टेक अ टाइम, किसी दिन और मैं बता दूंगा। फ्रॉम द ग्राफ डिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि ग्राफ से देख के बताओ कौन सा स्टेटमेंट करंट है। मतलब कि 0.8 एम्पियर पे मैग्नेटिक फील्ड 13 मिली टेस्ला है। फॉर लार्जर करंट द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस नॉन लीनियरली। देखो यहां पे बात हो रही है नॉन लीनियरली, तो ये स्टेटमेंट क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, नॉन लीनियर का मतलब कि कर्व है, ऐसा है या ऐसा है। तो देखो पूरे ग्राफ में कहीं भी कर्व नहीं मिला है, तो इसका मतलब है कि हमें नॉन लीनियर ग्राफ तो दिखा ही नहीं है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऐसे भी फिर आगे बोल रहा है कि 0.8 एम्पियर पे 1.3 मिली टेस्ला है, तो पहले हम देख लेते हैं ग्राफ को कि 0.8 एम्पियर पे कितना है। देखो 0.8 एम्पियर यहां पे है, तो 0.8 एम्पियर करंट पे यहां पहुंचे हम, और वी हैव दिस, ठीक है। तो देखो ये 12 मिली टेस्ला है, 13 एंड 14, तो इसका मतलब 0.8 एम्पियर पे कितना है, 13 मिली टेस्ला। ओके, तो दैट इज ऑप्शन विच इज करेक्ट, यानी दैट इज ए। ओके, लेकिन डी को भी एक बार देख लेते हैं। देयर इज नॉट एनफ इंफॉर्मेशन टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड करस्पॉन्डिंग, कह रहा है कि ग्राफ में इतनी इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि हम फाइंड कर पाए कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, कितनी करंट पे। ये भी गलत है, क्योंकि ग्राफ में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है कि किस करंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहां पे ये हमारा पोर्शन कवर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी पे। अब सेक्शन बी क्या कह रहा है, bile juice does not have any digestive enzyme, that is correct, but it still plays a significant role in the process of digestion, justify the statement। अब हमने ये पढ़ा था लाइव प्रोसेस में कि जो बाइल जूस होता है उसमें एंजाइम नहीं होते, लेकिन बाइल का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल है कि जब आपके स्टमक से जो फूड है वो जब आता है इंटेस्टाइन में, तो वो जो स्टमक का फूड है वो एसिडिक होता है, लेकिन इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है वो बेसिक मीडियम में होता है, अल्कलाइन मीडियम में होता है, ठीक है। तो इसीलिए बाइल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि पहले उस फूड को अल्कलाइन करता है, बेसिक करता है, ताकि पैंक्रियास से सिक्रीट होने वाले एंजाइम्स अल्कलाइन मीडियम में ही काम करेंगे। तो बाइल का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या हो गया, जो एसिडिक फूड काइम पेट से यानी स्टमक से इंटेस्टाइन में आया है उसको अल्कलाइन करना। दूसरा काम क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यस, कि लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है, वेसिकल्स में तोड़ता है, वो दूसरा उसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहां पे 2 मार्क्स में है, ये दोनों पॉइंट काफी है आपके लिए लिखने के लिए।
आगे बढ़ते हैं। इन बर्ड्स एंड मैमल्स द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड, गिव रीजंस। ये कह रहा है बर्ड और मैमल में अगर हम देखें हार्ट को, हमारे प्यारे से हार्ट को अगर देखा जाए, लेट कम्स टू द बोर्ड। ओह, ये क्या बन के तैयार हो गया? ये तो बहुत ही नोकीला हार्ट बन गया, बहुत ही सख्त दिल आदमी है कोई। अच्छा चलो हम इसी को यूज कर लेते हैं। तो देखो, जो हमारे बर्ड्स और मैमल्स होते हैं वहां पे क्या होता है, चैम्बर्स होते हैं। वी हैव व्हाट, द राइट एट्रियम, वी हैव द लेफ्ट एट्रियम, वी हैव द राइट वेंट्रिकल एंड वी हैव द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो वॉल्स होती है जिनको हम सेप्टम बोलते हैं, इससे ये चैम्बर्स डिवाइडेड होते हैं। तो वही वो कह रहा है कि ऐसा क्यों, लेफ्ट साइड और राइट साइड क्यों डिवाइडेड होता है। तो देखो, क्योंकि मैमल्स में और बर्ड्स में जो आपका ब्लड आ रहा है, अगर यहां पे मिक्सिंग हो गई, देखो अगर आप लोअर एनिमल्स में जाओगे तो रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, वहां पे कंप्लीट सेपरेशन नहीं होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके मिक्स हो जाता है, जिससे उनकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। लेकिन बर्ड्स और मैमल्स को एक्टिविटीज ज्यादा करनी है, दे आर इवॉल्व्ड एनिमल्स, तो इस वजह से वहां पे चैम्बर्स अलग होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड के लिए ब्लड के लिए और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, ताकि उनकी मिक्सिंग ना हो। ठीक है, तो देखो लेफ्ट चैम्प जो आपका जो राइट में होता है, बेसिकली राइट एट्रियम में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी से, फिर यहां पे ट्रांसफर होता है, यहां से लंग्स में जाता है, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, जहां से वो पूरी बॉडी में जाके सारे सेल को ऑक्सीजनेट करके वापस राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। तो चूंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहे, इस वजह से हार्ट जो बर्ड और मैमल का होता है उनके अंदर चैम्बर्स बने होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। देखो यहां पे भी देखते हैं क्या बोल रहा है, द सेपरेशन कीप्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, अलाउइंग अ हाई एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। यानी कि अगर आप मिक्सिंग कर दोगे, मान लीजिए आपने खून को अच्छा किया, फिर उसके बाद आप उसी को क्या करो, उसी में थोड़ी गंदगी और फिर मिला दो, तो ऑब्वियसली वो एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन फिर कम हो जाएगा, क्योंकि आपने मिक्सिंग कर दी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर ऑक्सीजनेटेड में मिला दिया। तो वहां पे क्या हो कि मिक्सिंग ना हो पाए और एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो, इस वजह से सेपरेशन होता है। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, यानी जिनको एनर्जी का नीड ज्यादा होता है, which constantly use energy to maintain their body temperature. Because we are warm blooded animals, we have to keep our body temperature maintained. That's why we need what, the energy. For that we need a constant efficient supply of oxygen. इसी वजह से हमारे अंदर ब्लड मिक्स ना हो, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड, दैट्स व्हाई वी हैव सेपरेट चैम्बर्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्टेट द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वही चीज, फोटोसिंथेसिस होने में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, ठीक है। इज इट एसेंशियल दैट दीज स्टेप्स टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। क्या ये जरूरी है कि ये सारे स्टेप्स एक के बाद एक जो है वो जल्दी जल्दी हों। पॉइंट को समझे, तो सबसे पहले ये पूछ रहा है स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है और मैंने आपको लिखवाया भी है। तो देखो यहां पे भी क्या दिया हुआ है, से दिस, लेट मी चूज द पेन। ओके, यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले एक तो इन्होंने केमिकल जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का वो यहां पे मेंशन कर दिया, ठीक है, से दिस यहां पे मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, लाइट एब्जॉर्ब होगी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। आपके एनसीईआरटी बुक में ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। पढ़ा है, देखा है उसको, मैंने लेक्चर में भी दिखाया था।
यस, ये इक्वेशन फोटोसिंथेसिस में जरूर लिखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक्स प्लेस वन आफ्टर अदर, जरूरी नहीं कि एक के बाद हो। जैसे अगर डिजर्ट प्लांट्स का इन्होंने एग्जांपल दिया कि टेक अप द कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। यहां पे एग्जांपल दे रहे हैं क्योंकि डिजर्ट में गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो क्रेब्स साइकिल बताया था, वाटर टूटता है जिसमें से ऑक्सीजन रिलीज होती है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ये तो रेस्पिरेशन हो जाएगा, सॉरी। आप लोगों को बताया था लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये होता है आपके इसमें, दैट इज थैलाकॉइड, और ये होता है स्ट्रोमा में, किसके, क्लोरोप्लास्ट में। फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन होता है थैलाकॉइड में, यहीं पे होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और जब एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो जाएगा तो फिर क्या बताया था, यहां पे स्ट्रोमा में आपका कार्बन डाइऑक्साइड वेट करता है, और यहां पे एंजाइम होता है, फिर रुबिस्को होता है, आरयूबीपी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके बाद एटीपी और एनएडीपीएच जो बनता है वो फाइनली बनाता है, हाँ साकिब ऐसे सोच रहा है, जाके लेक्चर फिर से देखना, फोटोसिंथेसिस। तो यहां पे क्या बनता है, ग्लूकोज बन के तैयार होता है। तो ये जो एटीपी एनएडीपीएच है, ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और आरयूबीपी को रिड्यूस ही तो करते हैं। राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट ये मॉलिक्यूल है। फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप रिएक्शन होता है। तो यहां पे मैं बता रहा हूं क्योंकि जो क्वेश्चन मेरे पास आया था कि सर रिडक्शन का मतलब क्या है, तो रिडक्शन में यही होता है, जो आपका NADPH है ये हाइड्रोजन रिलीज करता है ना, ATP एनर्जी देता है, तो जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो उसी को तो रिडक्शन बोलेंगे। तो कहने का मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड किस में चेंज हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और वाटर मॉलिक्यूल टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, इन द सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है और कार्बोहाइड्रेट बनाता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ग्लूकोज। तो ये जो 2 सिंपल स्टेप्स हैं यही आपको लिखने हैं। वो जो मैंने आपको NADPH ATP ये सब जो बताया था वो इसलिए बताया था ताकि यहां पे ये जो रिडक्शन लिखा हुआ है, यहां पे जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लिखा है, ये समझ में आ जाए कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। और रिवीजन में एक बार और देखेंगे उसको। तो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स, उसी को इसने यहां पे लिखा है, और रिएक्शन लिख दिया है कि इस तरीके से जो है फोटोसिंथेसिस होता है। सबसे पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल। उससे क्या होगा कि जो आपका वाटर है वो टूटता है, वाटर टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, देखो ये रिलीज हो गई ऑक्सीजन। अब ये जो हाइड्रोजन बचा, इसके साथ जो प्रोटॉन बचा और सॉरी इलेक्ट्रॉन बचा, वो एनर्जी मॉलिक्यूल बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है विद दिस हाइड्रोजन विच इट रिड्यूसेस द कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो यहां पे लिखा हुआ है रिडक्शन, और ये आपको लिखना पड़ेगा, रिडक्शन टर्म यूज करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? फिर नेक्स्ट पूछा था कि क्या यह जरूरी है कि इमीडिएटली हो, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है।
कभी कभी कुछ प्लांट्स जैसे कि डिजर्ट में, क्योंकि वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, स्टोमेटल क्लोजर ज्यादा होता है या कभी कम होता है। तो यहां पे वही चीज है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन अगर बढ़ेगा तो पानी जो उनके अंदर स्टोर है, अगर स्टोमेटा ओपन रहेगा तो बाहर निकल जाएगा, तो पानी की कमी पड़ जाएगी। तो वो जो होते हैं वो उनके अंदर एक अलग सा एडाप्टेशन होता है जो आप +2 लेवल पे डिटेल में स्टडी करोगे, जो कि आपके जेरिक प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो यहां पे वही कह रहा है कि डिजर्ट प्लांट क्या करते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रात में ले लेते हैं। पॉइंट को समझो। ठीक है, दिन में फिर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे। देखो, विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे, यानी दिन में जो एनर्जी एब्सॉर्ब हुई है, वाटर स्प्लिट होता है किसमें, आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में। ये कहां पे हो रहा है, दिन में। किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। अब ये तो ऑक्सीजन रिलीज हो गया, ये जो है आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब ये क्या बनाते हैं, एटीपी, एनर्जी मॉलिक्यूल, और NADPH, उसी की बात यहां पे कर रहा है। एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। अब ये इस फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई। अब ये एनर्जी जाती है कहां पे, स्ट्रोमा में, जहां पे कहां क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जहां पे क्या मिलता है, RUBP, जहां पे क्या मिलता है, एंजाइम। साकिब अगर आप स्ट्रोमा पूछ रहे हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है। रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए बेटा। स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है। क्लोरोप्लास्ट में जो मैट्रिक्स होता है वो स्ट्रोमा कहलाता है, और इसमें जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो थाइलाकॉइड कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पे वही चीज है कि जब ये एनर्जी एब्सॉर्ब हो जाएगी तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज बना लेगा, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट। तो जरूरी नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप इमीडिएटली हो, दैट कैन मेक अ वेट, वो वेट कर सकता है। तो यहां पे ये जो वर्ड्स लिखे हैं इसी को मैंने ब्रेकअप करके बताया। यू डोंट नीड टू राइट ATP NADPH। सिंपल जो स्टेप्स है कि एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। ठीक है, लाइट एनर्जी जब एब्सॉर्ब होगी, क्लोरोफिल एब्सॉर्ब करेगा। क्लोरोफिल जब एब्सॉर्ब करेगा तो वो वाटर को तोड़ेगा। वाटर को जब ब्रेक करेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी और हाइड्रोजन रिलीज होगा, उससे एनर्जी बनेगी। एनर्जी जब बन जाएगी तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बन के तैयार हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, और बाकी रिवाइज कीजिए। लाइफ प्रोसेस का जब रिवीजन स्टार्ट होगा इस चीजों को दोबारा भी देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक 22 क्वेश्चंस तक हमने कर लिया, बस कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए, उनको हम नेक्स्ट सेशन में पूरा करेंगे। और जो फोटोसिंथेसिस को भूल चुके हैं प्लीज रिवाइज इट।